हमारे नॉलेज क्या होगी कि एक्यूरेसी होगी, डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा। 2016 का मान लीजिए मिसिंग है तो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो नियर बाई है, क्योंकि 15 और 17 का हम क्या कर रहे हैं, एवरेज एवरेज ले रहे हैं, एवरेज ले रहा हूँ और 16 के ईयर में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी इन द डेटा हैज बीन मेंटेन, ठीक है। हाउ फॉर द डेटा हैज बीन समराइज्ड, ठीक है। मेन और ये समराइजेशन का मेन जो मतलब आपसे वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। जैसे होता क्या है कि बहुत लोग मतलब हम रिसर्च में पर्टिकुलरली देखते हैं इंफॉर्मेशन बहुत अधिक कलेक्ट कर ले, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंसाइज रहते नहीं, तो फिर उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इन दी सेकेंडरी डेटा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वही डेटा कलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे टैक्स हमने कहा ना, टैक्स रेवेन्यू, अब टैक्स रेवेन्यू को भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, हम क्या कर रहे हैं सारे को ले रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। ये हाउ फॉर द डेटा हैज बीन समराइज्ड, वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे है, हाउ कंपेरेबल द डेटा इज विथ अदर टेबुलेशन, ठीक। अब मेन कंपेरेबल का होता है, मान लीजिए हम आरबीआई से डेटा लिए हैं, वहीं पे दूसरी किसी एजेंसी का लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो हम टेबल फॉर्म में जैसे रखते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि वेयर देयर इज कंपेरेबल इन बिटवीन दी आरबीआई डेटा और अदर एजेंसी, क्योंकि एनजीओ भी बहुत सारे क्या हैं कि डेटा कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वहां से क्या है टेबुलेशन फॉर्म से बच्चे हैं सर, उनका एक्सेप्ट कर लीजिए सर। क्या बेटा, सर कुछ बच्चे रिक्वेस्ट भेजे हुए सर। अच्छा हाँ ठीक ठीक। एक्चुअली जब इस पॉइंट पर रहते हैं तो ये दिखता नहीं है, ठीक। तो ये है कि कंपेरेबिलिटी सेकेंडरी डेटा में हमको देखना पड़ता है। यदि हम दो सोर्सेज ऑफ डेटा को ले रहे हैं तो उसमें होमोजेनिटी है कि नहीं है, वेदर देयर इज होमोजेनिटी और नॉट। होमोजेनिटी नहीं है तो फिर उसके लिए क्या मतलब एक अदर एस्पेक्ट की तरह हम लोग देखते हैं, वो बात का विषय है, ठीक है। हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा स्पेशली व्हेन फिगर कलेक्टेड फॉर वन पर्पस एंड यूज फॉर अनदर पर्पस, ठीक है। जैसे क्या होता है कभी कभी हम मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाह रहा है, ठीक है, सेकेंडरी डेटा के थ्रू। कोई पर्सन मान लीजिए अप टू 2015 तक वर्क किया है, ठीक है। तो क्या होता है और आपके पास 16, 17, 18, 19 के डेटा हैं, आपको क्या उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन उस जो रिसेंट डेटा है उसको आप इंटर करिए एक्सेल में, उसके बेसिस पे क्या करिए उस फिगर को, हालांकि जो फिगर प्रीवियस के होंगे हो सकता है वही फिगर आपके प्रेजेंट को भी क्या है नरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की डिसलरेटिंग इन जीडीपी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि तो हो सकता है 15, 16, 17, 18 में भी डिसलरेट किया हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत क्या हुआ हो,
थोड़ा बहुत उसमें इजाफा भी हुआ हो। होता क्या है, लोग क्या है पुराने फिगर को उठा के बस पेस्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास डेटा है, आप क्या करिए, एक्सेल में इंटर करिए और उस फिगर को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है मतलब एनालिसिस करिए। सेकेंडरी डेटा में ये बड़ी मतलब बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम चीजों को क्या है बारो कर रहे हैं। ठीक है, एक ने काम किया उसको जस्ट हम बारो कर रहे हैं, बारो कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन उस बारोइंग में हम खुद को कितना ऑनेस्टली प्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेकेंडरी डेटा। इसलिए क्या होता है, जब भी सेकेंडरी डेटा के वर्क को बहुत ज़्यादा रिलायबल रिसर्च में नहीं माना, इसलिए प्राइमरी पे ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है। क्योंकि भाई आप 5-6 महीने 1 साल क्या है टाइम दिए होंगे, क्वेश्चनेयर बनाए होंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए होंगे, तो वो ठीक है कि मान लीजिए 100 से है कि generally speaking with the secondary data, people have to compromise between what they want and what they are able to find. अब एक एग्जांपल, एक वाकया हम बताएंगे। हम अपना ही रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये मतलब हम एक काम किए थे, एनुअल ग्रोथ रेट निकाले थे ओवरऑल ऑल स्टेट्स को, ठीक है। ओवरऑल ऑल स्टेट को लेके एनुअल ग्रोथ रेट निकाले थे जीडीपी का। उसमें हम देख रहे थे कि एक ऐसा स्टेट था, उसमें पर्टिकुलरली हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस अडॉप्ट किए थे। तो एक ऐसा स्टेट था, हमें लगता है जहाँ तक नाम हमें याद है, नागालैंड। नागालैंड के वजह से हमारा पूरा का पूरा क्या है रिजल्ट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है। अब जब डिस्टर्ब हो रहा था, फिर हम लास्ट में ये हुआ कि नागालैंड स्टेट को वहाँ से हटाना पड़ा और उसको क्या करना पड़ा, लिमिटेशन में डालना पड़ा, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा के साथ ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि टू फाइंड आउट द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑल स्टेट्स, और उसमें हम ये मान लिए हैं कि आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, ये हम ऑब्जेक्टिव रख लें। लेकिन उसमें नागालैंड ऐसा स्टेट था जहाँ पे कि मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा था। तो ये हुआ कि इसको हटाने और इसको लिमिटेशन में डाल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सेकेंडरी डेटा के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, हर रिसर्चर के साथ रहती है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर this information, how to classify the data, this is the most important aspect of the research as well, कि यदि कलेक्टेड डेटा को हम कैसे क्लासिफाई करें, and why classification is important, why classification is needed, because the collected data, which are also known as the raw data या ungrouped data, always in an unorganized form। और रिसर्चर क्या करता है, उस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को रिसर्चर क्या करता है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर, एनीबॉडी? मान लिया आरबीआई की डेटा मतलब साइट से हमने ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा रैंडमली कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे सर। एनालिसिस तो करेंगे बेटा, वो तो दैट इज द एंड पार्ट।
यहाँ हम बात हो रही क्लासिफिकेशन को लेकर, उसको सर क्या उस यहाँ वर्क पे ये के पॉइंट पर्सपेक्टिव में हाँ यस, ये इसीलिए जो नेक्स्ट लाइन है कि it needs to be organized and presented in meaningful and readily comprehensible form in order to facilitate further statistical analysis, and it is therefore essential for an investigator to condense a mass of data into more and more comprehensible and assimilable form। मतलब उसको हम इस फॉर्म में प्रेजेंट करें कि उस डेटा को देखने के बाद ही हमको लग जाए कि ये क्या कुछ पिक्चर कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, पिक्चर कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ द ग्रुपिंग into different classes or subclasses according to some characteristics is known as the classification। Tabulation is concerned with the symmetric arrangement and presentation of classified data। Therefore, classification is the first step in the tabulation। जब हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में जब रखने जा रहे हैं उसके पहले we must have classify our data। फॉर एग्जाम्पल ये है कि लेटर्स इन दी पोस्ट ऑफिस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीड पोस्ट हम तो काउंटर पे खड़े होकर स्पीड पोस्ट तक के सब लोग चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिटीज के अकॉर्डिंग सारे लेटर को क्या करते हैं, जो पोस्टमैन जो मतलब उस काउंटर पे जो व्यक्ति है वो हैंडओवर किसी थर्ड पार्टी को जब करेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, सारे लेटर्स को सिटीज वाइज क्या करते हैं, हाँ सारे लेटर्स को सिटीज वाइज पहले क्या करते हैं, कैटेगराइज करेंगे। दिल्ली का कौन है, मदुरई का कौन है, बेंगलोर का कौन है, मुंबई का कौन है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या है उसको बाई रेलवे या बाई एयरवेज हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं करें तो क्या होगा, क्या उस प्रॉपर डेस्टिनेशन पे वो लेटर टाइमली पहुंचेगा, नो सर, नहीं पहुंचेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। यदि हम नहीं करेंगे तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। दीज आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। पहले हम क्या करते हैं कि मास ऑफ डेटा को क्या करते हैं, उसको इजिली एसिमुलेबल फॉर्म में रखते हैं, एक जगह रखते हैं, ठीक है। एंड इट एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। जब हम उसको असेंबलेबल फॉर्म में रखेंगे वहीं पे क्या होगा, जो अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने आप क्या हो जाए, डिलीट हो जाती है, ठीक है। आई डिड फर्दर फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द डेटा। जैसे क्या है, जीडीपी के ही डेटा को ईयर वाइज यदि हम देखते हैं तो अक्सर क्या हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स में एक फैशन हो गया है चीज़ों को पोस्ट रिफॉर्म में प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म में कंपैरिजन करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक फैशन है कि जब आप लोगों को पता है कि 1991 में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, उसके पहले हमारी इकोनॉमिक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इन्फ्लेशन अपने पीक पे थे, हमारे पास मात्र 7 देश का ही हमारे पास रिजर्व थे हम इंपोर्ट करने के, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने चंद्रशेखर गवर्नमेंट के रिजीम में बहुत सारा गिरवी गोल्ड रखना पड़ा अपनी इकोनॉमी को क्या करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो उसके बिना पे क्या देखते हैं हम लोग, एक पीरियड डिफाइन कर दिया, प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम अभी जैसे जीडीपी ग्रोथ की ही बात करें तो अक्सर हमारे माइंड में ये रहता है कि प्री रिफॉर्म का जो एरा था, जो टाइम था, दैट वाज द वेरी बैड। तो जीडीपी ग्रोथ इसीलिए क्या कहा जाए, वो प्री रिफॉर्म में ही हिंदू ग्रोथ रेट की बात की गई थी।
आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कृष्णराज ने ये टर्म कॉइन किया था, हिंदू ग्रोथ रेट। वो 2 से 3% के बीच ही हमारी ग्रोथ रेट उस, हाँ, उस पीरियड में क्या है, वैरी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको नामनक्लेचर दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट। तो कंपैरिजन में जैसे हम डेटा को प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करते हैं, और जब हम ग्रोथ रेट में सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अप्लाई करते हैं, तो वहां से हमको टेबुलर फॉर्म्स को ही प्री एंड पोस्ट को देखने से पता चल जाता है कि व्हाट इज द पिक्चर, ठीक है, कि इज इट रियली करेक्ट। जैसे हमने हाइपोथेसिस लिया कि आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन इंक्रीज, तो उसको हम प्री और पोस्ट में कंपैरिजन करके देख रहे हैं, और यदि रिजल्ट ट्रू है तब हमारा, हम कहते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है। उस केस में नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट हम अपने माइंड में लेके चले थे वही रिजल्ट अल्टीमेटली हम पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है देन हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा इट एनेबल वन टू गेट अ मेंटल पिक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन ड्राइंग इन्फरेंसेस। अब जैसे हम कहा ना कि हम जो थियरी हमारी कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारी कह रही हैं कि आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा, ये हमारा क्या है, अंडर बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, हमारे मेंटल मतलब मान है। लेकिन इन प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो रियली में ऐसा है या नहीं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से ही चीजें क्लियर, एंड इट हेल्प्स इन द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, ठीक है। उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के ही बिना पे, क्लासिफिकेशन के ही बिना पे, हम कौन स्टैटिस्टिकल टूल होगा, हम एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अप्लाई करेंगे, या आपका मतलब ये सेमीलाग मॉडल हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, वो नेचर ऑफ डेटा को देखने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। नाउ टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, these types: chronological classification, geographical classification, qualitative classification, and quantitative classification. What do you mean by chronological classification? Particularly in chronological classification, the collected data are arranged according to order of time, expressed in year, month, week, etc. ठीक है। हम क्या करते हैं, डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग, मंथ, वीक के अकॉर्डिंग, या डे वाइज के भी अकॉर्डिंग करते हैं, एंड द डेटा इज जनरली क्लासिफाइड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम, ठीक। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, एस्टिमेट ऑफ बर्थ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1970, मान लीजिए ये बहुत पुराना डेटा है, ठीक। ईयर है 1970, 71, 72, 76, बर्थ रेट 36.8, 36, ठीक। ये तो ये बर्थ रेट क्या है, हम देखते ही इस टेबल को बता देंगे कि किस ईयर में, इस गिवन टाइम पीरियड में, किस ईयर में हमारा जो बर्थ रेट था मैक्सिमम था, और किस ईयर में मिनिमम था। तो इस टेबल को देखने से पता चल रहा है कि किस ईयर बर्थ रेट मैक्सिमम था। हेलो, 1971 1971 एग्जैक्टली। और किस ईयर में मिनिमम? 1976 1976। तो क्या है, ये जैसे हम डेटा को क्लासिफाई की अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ईयर, तो ये मतलब देखने से ही क्या है, हमको बर्थ रेट का क्या मतलब ट्रेंड है वो हमको पता चलता है, ठीक है।
Now, geographical classification. In this type of classification, the data are classified according to geographical region or place. For instance, the production of the paddy in different states, ये मान लीजिए इराक का ले लिया है, इंडिया का होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंट्रीज में अमेरिका, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, ईरान, और ये क्या है, वीट का प्रोडक्शन पर मतलब पर हेक्टेयर केजी, ठीक। तो आप जैसे ही हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ वीट का डेटा रखे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज, ठीक है, तो इस डेटा को देखने से ही हमको पता चल रहा है कि किस कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ वीट मैक्सिमम, अमेरिका, अमेरिका, किस में लोएस्ट है, डेनमार्क। डेनमार्क। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ geographical classification, we are in position to say something, to interpret something. अब अमेरिका का क्यों अधिक है, ये भी एक रिसर्च का मतलब रिसर्च के पॉइंट्स हैं। डेनमार्क के क्यों कम है, ये भी क्या है, एक मतलब एनालिसिस का एस्पेक्ट है। तो उन ये टेबल तो हम बता देते हैं कि कौन से कंट्री में अधिक है, कौन से कंट्री का कम है। अब रीजन क्या है, वही क्या उस रीजन को ही जब हम नरेट करके एनालिसिस पार्ट में रखते हैं, तो उसके बिना पे क्या है, हम पॉलिसी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं डेनमार्क का मिनिमम है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, और इन यदि रीजनों को हम क्या करें स्ट्रांगली, यदि इन कमियों को यदि हम दूर करें तो डेनमार्क में भी प्रोडक्शन ऑफ वीट क्या है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है। नाउ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, particularly in this type of classification, data are classified on the basis of some attributes or quality like sex, literacy, religion, employment, etc. And such attribute cannot be measured along with a scale. For example, if the population is to be classified in respect to one attribute, say sex, then we can classify them into two, namely that of the male and female. Similarly, they can also be classified into married or single on the basis of another attribute, that is marital status. Thus, when the classification is done with respect to one attribute which is dichotomous in nature, then two classes are also formed, one possessing the attribute and other not possessing the attribute, and this type of classification is called simple or dichotomous classification. And the simple classification may be shown as, जैसे population को हमने किसमें represent किया है, फीमेल और मेल। अब हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को हम मेल, हाँ, फीमेल और मेल में जेंडर बेसिस पे हमने डिवाइड किया, मतलब दो पार्ट्स में। देन द क्लासिफिकेशंस व्हेन टू और मोर एट्रीब्यूट्स आर कंसीडर्ड एंड सेवरल क्लासेस आर आल्सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए manifold classification. For example, we classify population simultaneously with respect to two attributes. For example, sex and marital status. Then population are first classified with respect to sex into male and female, and each of these classes may then be further classified into married and single on the basis of attribute, employment, and as such population are classified into four classes, namely male married, male single, female married, female single. And still the classification, अब देख रहे हैं हम क्लासिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। नाउ वी आर एक्सटेंडिंग। फर्स्ट में क्या था, पॉपुलेशन फीमेल मेल, अब उसी को फीमेल मेल को हम क्या कर रहे हैं, वेदर शी इज सिंगल और मैरिड, मेल वेदर ही इज सिंगल और मैरिड, ठीक है। अब इसके बिना पे भी हम आगे और भी एट्रीब्यूट यदि अटैच करना चाहें तो हम कर सकते हैं।
इसीलिए इसको हम लोगों ने कहा कि ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होते हैं। जो क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसको हम अनदर नोमेनक्लेचर से बोल सकते हैं मैनीफोल्ड। क्यों? क्योंकि एक सब हेडिंग के बाद दूसरे सब हेडिंग क्या है, एमर्ज कर रहा है। ठीक, तो ये आपका। और अक्सर क्या होता है, हम जब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है अक्सर उसको हम डील करते हैं स्टैट्स में 0 और 1 से। ठीक है, हम क्या है एक नोटेशन देते हैं। जब हम एंट्री करते हैं डेटा को तो हम उसमें नोटेशन देते हैं और वो पहले हम वो हमारे माइंड में रहता है कि 0 का मतलब हम क्या ले रहे हैं, 1 का मतलब हम क्या ले रहे हैं। हो सकता है 0 का मतलब मेल ले रहे हैं, 1 का मतलब फीमेल ले रहे हैं, या 0 को फीमेल हम मान लें। ये करके फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये है, उसको अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई ही कर रहे हैं। जो क्वालिटेटिव जो डेटा है अल्टीमेटली हम क्या करेंगे लास्ट में। इसलिए क्वांटिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ व्हाट वी मीन बाय क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। Quantitative classification is nothing but it refers to the classification of data according to some characteristics that can be measured, such as height, weight, etc. For example, the group of the children or student may be classified according to weight as given below. ठीक है, as given below. अब ये है weight in number of student or children जो भी है। अब 5 to 10 के बीच कितने स्टूडेंट हैं या कितने चिल्ड्रन हैं? 50, 10 to 15 के बीच में कितने हैं? 200, 15 और 20 वेट के बीच में कितने स्टूडेंट चिल्ड्रन हैं? 260। 20 25 360, 25 30 90 और 30 35 क्या हुआ 40। ये क्लासिफिकेशन करने से और टोटल सैंपल कितने हैं हमारे पास? 1000। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 1000। उसमें भी वेट वाइज दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो हम क्या किए, वेट को, इस वेट को हम क्या है अब क्वांटिफाई कर रहे हैं कि इस वेट में कितने बच्चे हैं, इस वेट में कितने बच्चे हैं, ये है। तो इस टेबल को देखने से ही पता चल रही कि टोटल पॉपुलेशन में 30 से 35 किलोग्राम के बीच में कितने स्टूडेंट, 30 to 35 कितने स्टूडेंट? 40। बस हम टेबल को देख के ही क्या बता दें। और यही मान लीजिए ये टेबल के फॉर्म में ना होती, सिंपली हम ऐसे मतलब पेपर पे ऐसे ही लिखा रहता तो इतना हम हर चीज़ को काउंट नहीं कर पाए। मतलब काउंट करने में क्या लगता है, टाइम। तो उस टाइम को हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब टाइम को हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, और हम देखने से इस टेबल को बता दे रहे हैं कि 30 से 35 किलोग्राम के बीच इतने बच्चे हैं। ठीक है, एंड इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 2 एलिमेंट। पहला नेमली वेरिएबल है एंड दैट इज द वेट इन द अबव एग्जांपल। वेरिएबल यहाँ क्या है, कौन वेरी कर रहा है, विच इज वेरी, वेट। वेट यहाँ क्या है, वेरी कर रहा है। एंड फ्रीक्वेंसी इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि इस वेट के बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो आपका वेरिएबल हो गया। ये हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड देयर आर 50 चिल्ड्रन हैविंग वेट ranging from 5 to 10. There are 50 children ranging weight 5 to 10. ठीक है, 200 चिल्ड्रन कहाँ से कहाँ सर, 10 से 15 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये रेंज को बता, ये तो वेट हमारा क्या हो गया, वेरिएबल है। और इस रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इट इज द फ्रीक्वेंसी।
इट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। आफ्टर द क्लासिफिकेशन, और हम लोग पहले ही बात देख रहे थे, मतलब कि क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द tabulation, and what is the tabulation? Tabulation is the process of summarizing the classified or group data in the form of a table so that it is easily understood and an investigator or researcher is quickly able to locate the desired information. होता क्या है, जैसे कभी कभी हम कोई टेबल में कई इंफॉर्मेशन तो पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कितने लोग इसमें मतलब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं बच्चे, स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मैथमेटिकल बैकग्राउंड? राहुल? यस सर। सर 12th तक मैथ्स था। हाँ, इंटर ग्रेजुएशन सर, ग्रेजुएशन में भी मेरा मैथ और स्टैट्स रहा है। ठीक है। तो चीज़ें अभी क्योंकि जिसका मैथ और स्टैट्स रहा है, या जो इंटर भी जिनका मैथमेटिक्स रहा है, तो वो इस चीज़ों को मतलब समझ सकते हैं कि टेबल में हो सकता है कि टेबल में देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन, लेकिन उस टेबल में हमारे काम की चीज़ क्या है, ठीक है। तो उस टेबल से हम वही मतलब वो खुद के जो ऑब्जेक्टिव है उसको जो मीट करने वाला जो इंफॉर्मेशन होगा उसी से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और को हम क्या करते हैं, ठीक है, टेबल को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम हो सकता है एक से अधिक वेरिएबल को वहाँ शो कर दें, बट इन दी एनालिसिस टाइम हम क्या है एक किसी पर्टिकुलर पे फोकस करके निकल जाए, ठीक है। इसीलिए क्या कि उस टेबल को देखने से हम हमारे जो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन है हम वो ड्रा करके एनालिसिस करके निकल लेते हैं। एंड द टेबल इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम। अ टेबल इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। Thus, a statistical table makes it possible for the researcher or investigator to present a huge mass of data in a detailed and orderly form. Therefore, it facilitates comparison and often reveal certain patterns in the data which are otherwise not obvious. And the classification and tabulation, as a matter of fact, are not two distinct processes. वो क्या है? ये क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेबुलेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये हमको आपको जानना है। एक्चुअली दे गो टुगेदर, ये एक साथ साथ चलते हैं। बिफोर टेबुलेशन डेटा है classify and then display under different column and row of the table। जैसे मान लीजिए ये एक इम्यूनाइजेशन स्टेटस का डेटा है चिल्ड्रन का, ठीक। अब टेबल को किस फॉर्म में रखा गया देख रहे हैं। अब ये क्या है, टेबल नंबर देख रहे हैं, टेबल नंबर मान लीजिए 1। इसका जो टॉप हेडिंग क्या है, दिस इज द हेडिंग। हम जैसे मान लीजिए आरबीआई के डेटा देखते हैं, उसमें हमको मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डेटा को, तो हम क्या है, हम उस टेबल के हेडिंग को देखने से ही बता देते हैं कि ये हमारे काम की चीज है। और हमारे यहाँ मतलब देयर आर सो मेनी डेटा, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन इन टेबल नंबर 1 2 3 4 5 वो जो भी हो, लेकिन हो सकता है टेबल नंबर 10 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टेबल नंबर 10 से ही क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। तो हम टेबल नंबर 10 के जो ये जो हेडिंग है उसको देखने से ही क्या हो रहा है कि हाँ ये इट इज यूजफुल फॉर मी एज पर माई ऑब्जेक्टिव। अब जैसे मान लीजिए यही है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को रखा गया है, ये स्टेटस को इस टर्म में रखा गया नंबर एंड देन परसेंट।
इम्यूनाइजेशन स्टेटस में पहले नॉट इम्यूनाइज 75 चिल्ड्रेन जिनको कि इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है, ठीक। उसका परसेंटेज कितना इसके आधार पर ये पार्सली इम्यूनाइज दैट मीन 57% ये है, फुली इम्यूनाइज 78%। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन थे 210, ठीक है, जिसमें कि 75 इम्यूनाइज नहीं थे, उनको कोई भी मतलब इस तरह की डोज नहीं दिए गए थे। 57 क्या थे, पार्सली इम्यूनाइज थे, और 78 क्या थे, फुली इम्यूनाइज। ये क्या है, टेबल फॉर्म में जैसे हमने इंफॉर्मेशन को रखा तो हम इस पोजीशन में हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन है 210 है, उसमें इन 3 कैटेगरी में क्या कंडीशन है, इस टेबल को ही देखने से क्या है, हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ रहा। जैसे हमने इसको टेबल फॉर्म में रखा, देन अब हम एनालिसिस कर सकते। अब ये जो 75 क्यों इम्यूनाइज नहीं हुई, 57 क्यों पार्सली इम्यूनाइज हुई, अब ये क्या है, ये रिसर्च का आस्पेक्ट, यही एनालिसिस है। इसको हम सर्च करते हैं, पॉलिसी जितने भी पॉलिसी फ्रेम है, जितने लिटरेचर हैं, वहाँ से देखते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हुआ है। तो ये टेबल की अपनी ब्यूटी है कि जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में रखा, वैसे ही हमें कई इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ड्रा हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेबुलर फॉर्म ऑफ द डेटा, ठीक है। अब उसी के बिना पे यदि इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखें फर्दर, try to join up to the 10 minutes 10 minutes, that means यदि 10:30 आपको दिया है तो 10:40 मैक्सिमम आप लें। अभी कोई स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मतलब, राहुल पांडे, क्यों राहुल, वेयर आर यू? सर नेटवर्क इशू था। बेटा हैवी फॉर्म, ये तो खैर प्रॉब्लम हालांकि है, इसीलिए हम लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम तो है। घर पे इसीलिए तो नेटवर्क इशू। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस टेबल, अब आप देख लीजिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल। पहले हम लोगों ने देखा था टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल था, ठीक है, कैप्शन है, बॉक्स हेड था। अब आगे यही बॉक्स हेड के बाद वो उस टेबल में आगे कुछ नहीं था। अब स्टब क्या होता है, बॉडी और फील्ड, हेड नोट क्या होता है, फुट नोट एंड सोर्स ऑफ द डेटा। these are the component of the टेबल। जैसे ये टेबल आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऊपर टेबल नंबर रहेगा और उसका टाइटल रहेगा, उसके बाद देखिए ना सब हेडिंग, कैप्शन में सब हेडिंग, कॉलम हेड, ये स्टब एंट्री, ये देख रहे हैं। इस तरह यहाँ देखिए फुट नोट यहाँ होगा, सोर्स नोट यहाँ। व्हाट इज फुट नोट एंड व्हाट इज सोर्स नोट, ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा ऑफ द टेबुलेशन। हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में क्यों रखते हैं, व्हाई, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, टू डू कंपैरिजन, टू locate omission or the error in the data, to use space economically, to study the trend, to simplify the data, to use it as a future reference। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी का जो डेटा था, पिछला जो डेटा था, मतलब इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन को लेके, तो क्या था उसमें हम ये देख रहे थे
कि उसमें हम स्टेटस इन्वेस्टिगेट ये करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है कि 5 साल तक देयर आर सो मेनी इम्यूनाइजेशन, बहुत सारे टीका लगते हैं। तो वो स्टेटस हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। तो टेबल को देखने से ही क्या पता चल रहा है, पिछला जो टेबल हमने शो किया था, टेबल को देखने से ही क्या पता चल रहा है? इंफॉर्मेशन मिलता है। हाँ, इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि कितने 210 में कितने चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड हुए थे, कितने नहीं हुए, कितने पार्सली। ठीक है, तो क्या है स्टेटस हम जानना चाह, और उस टेबल को देखने से ही हम बता दें। अब टू डू कंपैरिजन हो सकता है, मान लीजिए कि हम इम्यूनाइजेशन स्टेटस यदि हम 2015 और 2020 के बीच देखें, ठीक है, कि 2020 और 2015 का टाइम दोनों को देखें, तो उसमें क्या होगा, 2 टेबल होंगी। तब उस केस में एक ईयर 2015 का होगा, एक ईयर 2020 का होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वही रहेगी। हम चेंजेस को देखेंगे। हो सकता है कि 2020 मान लीजिए जो पुराना जो टेबल हमने शो किया था, लेट अस अज्यूम कि 2015 का डेटा। अब क्या हुआ 2020 में, हो सकता है कि जो नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो क्या हुए होंगे, नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन क्या हुए हैं। हो सकता है 2020 में वो बढ़ गए हों, वो बढ़ गए हों, क्योंकि ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, टीके मतलब लगते रहते हैं। ठीक, और नहीं लग रहे हैं तो क्या होता है, नहीं, यदि मान लीजिए नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स टू बी रेज्ड, कि हो सकता है लोगों में अवेयरनेस ना हो, या हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत अधिक स्टेप ना ले रहा हो। देयर आर सो मेनी, हम कई चीजें उससे कह सकते हैं उन दोनों टेबल के आधार। यदि बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि अवेयरनेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। These are the reason. It is because the immunization rate has been increasing. ये है तो comparison to locate the omission and error in the data। जैसे हमने कहा था कि हम जब ग्रोथ रेट या ट्रेंड हम देख रहे थे, ट्रेंड एंड पैटर्न देख रहे थे, मतलब ऑल इंडिया लेवल, स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जिसमें कि 20 स्टेट्स के डेटा हमने लिया था। हमने देखा कि नागालैंड में दिक्कत क्यों थी, वो अलग का इशू था। तो उस एरर को हमने क्या मिनिमाइज करने के लिए उस स्टेट को ही हमने क्या किया, उस स्टेट्स को हमने क्या किया, हटा दिया, सो दैट कि हमारे रिजल्ट में क्या है, एक्यूरेसी बनी रही। और उसको हमने लिमिटेशन ऑफ स्टडी में रख दिया। ठीक, टू यूज स्पेस इकोनॉमिकली। आप देखते हैं टेबुलर फॉर्म में जैसे हम चीज़ों को रखते हैं, एक ही पेज में टेबल कई मतलब इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है एक ही टेबल। टू स्टडी द ट्रेंड्स, टू सिंप्लीफाई द डेटा, टू यूज इट एज ए फ्यूचर रेफरेंस। ठीक, जैसे हम लेते हैं ना बेस ईयर, जीडीपी को का हम बेस ईयर लेते हैं ना, यस सर, हम बेस ईयर क्यों लेते हैं, व्हाई? बिकॉज हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि Yes, स्पेसिफिक हम ईयर जो वो हाँ एग्जैक्टली, हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि उस बेस ईयर के बिना पे हमको ये है कि हाउ मच जीडीपी इज रिक्वायर्ड इन अपकमिंग ईयर। तो इसीलिए क्या होता है, आप देखते हैं आरबीआई भी क्या है, जीडीपी ग्रोथ के क्या एस्टिमेट रखता है, फोरकास्ट, कि हाँ इस बेस के बिना पे या हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा अगले वित्त वर्ष में इतना होगा।
तो वो किस बिना पे होता है? उस जो ट्रेंड हमको दिख रहा है, जीडीपी का जो ट्रेंड दिख रहा है, उसके बिना पे हम वी आर इन पोजीशन टू हैव द एस्टिमेशन इन द फ्यूचर। तो ये है, these are the objective of the tabulation of the data, rules of the tabulation, ठीक। There are no hard and fast rules for the tabulation of the data, but for constructing the good table, following general rules should be observed while tabulating statistical information or data. The table should be showed the size of the paper, and therefore the width of the column should be decided beforehand. अब जैसे क्या होता है, जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को क्या करना होगा, कंसाइज करना होगा, सो दैट कि एक ही पेज पे क्या है, टेबल आ जाए। यदि एक टेबल जो है 2 से 3 पेज पे जब चली जाती है तो उसका जो मतलब इमेजिनेशन होता है, जो उसका आउटलुक होता है, या फर्स्ट स्टैंड में हम जो देखने से चीज़ों को बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाते। तो क्या होना चाहिए कि फर्स्ट रूल है कि टेबल को इतना कंसाइज करें सो दैट कि इट कम्स इन अ पेपर, सिर्फ एक पेपर पे ही वो दिखेगी। एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड रो शुड नाइदर बी टू लार्ज एंड टू स्मॉल, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं। एज फार एज पॉसिबल figures should be approximated before tabulation, and this would reduce unnecessary details. Items should be arranged either in alphabetical, chronological or geographical order according to size. ठीक। The subtotal and total of the item of the table must be written. जैसे इसमें क्या है, देख रहे हैं, सब हेडिंग या सब टोटल एंड टोटल, ठीक है। यहाँ टोटल, ये क्या है, यहाँ प्रिसाइजली लिखा गया है, तो इट शुड बी रिटन, यही बात यहाँ भी हो रही है, ठीक है। परसेंटेज आर गिवन इन द टेबल इफ नेसेसरी, अक्सर हम परसेंटेज देते हैं, ठीक है, परसेंटेज टेबल में हम दिखाते हैं। तो परसेंटेज को भी देखने से, जैसा कि प्रीवियस वाले में क्या था, परसेंटेज हम देख रहे हैं 75 का परसेंटेज हम देख रहे हैं 33 पॉइंट समथिंग। तो परसेंटेज आर गिवन इन द टेबल इफ नेसेसरी, नेसेसरी नहीं भी है तब भी एक फैशन हो गया, ठीक है। डिट्टो मास शुड नॉट बी यूज इन टेबल बिकॉज समटाइम इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। जैसे क्या है कि वी आर चेकिंग मार्क्स ऑफ द IRDM, ये इसी पेपर का मार्क्स हम ले रहे हैं 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, उसको कैसे प्रेजेंट करें। डिटो मार्क्स का मतलब कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसके मार्क्स को हम एज इट इज रखें, एक तो ये है। लेकिन जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टेबल, तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, so that की attractiveness in the table has been observed। मान लीजिए आप 19 स्टूडेंट जुड़े हैं, 19 का इस पेपर में मार्क्स है, तो उसको किस फॉर्म में हम रखें। यदि डिट्टो रख देंगे तो प्रॉब्लम, किस फॉर्म में उसको हम रखें कि वो थोड़ी, वो टेबल क्या हो, टेबल को देखने से ही क्या हो, हमें ये ऑब्जर्व हो जाए कि कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स अटेंड किए, कितने फर्स्ट डिवीजन, कितने सेकंड डिवीजन, कितने थर्ड डिवीजन। इसका मतलब कि डेटा हैज बीन पुट आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, और उस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हम रखेंगे तो पता चल जाएगा कि इन 19 स्टूडेंट में इतने जो बच्चे हैं। अभी जैसे हमने बात किया था वेट का डेटा हम लोग देखे थे, उसी तरह मार्क्स के डेटा, मार्क्स इन
IRDM पेपर नंबर 202 और उधर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस बिना पे यदि हम टेबल को रखेंगे तो क्या होगा, वो जो टेबल होगा क्या होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। नहीं तो हम वैसे काउंट करें कि 60 कितने लोग पाए हैं, 70 कितने लोग पाए हैं, 50 से मतलब 60 से कम कितने लोग पाए हैं। तो ये इसीलिए कहा कि टेबल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, and a table should be logical, well balanced in length and width, and the comparable columns should be placed side by side. Light, heavy, thick or the double ruling may be used to distinguish the sub column, main column and total column. अक्सर हम लोग जब टेबल को देखते हैं तो जब डिस्टिंक्शन करते हैं तो उनको हम क्या डार्कनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। And for large data more than one table may be, large data है तो भाई जाहिर सी बात है कि we may use more than one table, ठीक है। These are the parts of an ideal data. Title, stub or row designation, date should be mentioned, column heading or caption, body of table, footnote and reference, sources है एंड नंबर ऑफ टेबल, या यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर ऑफ टेबल एंड इट्स टाइटल, देन स्टेप्स या हम कहें कि रो डेस्टिनेशन, डेट, कॉलम हेडिंग या कॉलम डेस्टिनेशन, बॉडी ऑफ द टेबल, फुटनोट एंड रेफरेंस एज वेल एज। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एन आइडियल टेबल। अब ये हैं पार्ट्स ऑफ एन आइडियल टेबल। टेबल नंबर, a number must be allotted to the table for identification, particularly when there are many table in a study, ठीक है। जब किसी स्टडी में क्या है, जब बहुत सारे टेबल्स हैं तो वहाँ पे टेबल नंबर देना क्या होता है, नेसेसरी। टाइटल शुड बी एक्सप्लेन व्हाट इज कंटेन्ड इन द टेबल, it should be clear, brief and set in bold type on the top of the table, and it should also indicate the time and place to which the data refer। टाइटल क्या है ना, अब यदि जैसे इकोनॉमिक सर्वे को यदि अपेंडिक्स में हम जाते हैं तो एक एक चीज़ हम नहीं देखते, हम स्क्रॉल करते हैं कि यदि हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी का डेटा देखना है तो हम टेबल के क्या करते हैं, हम टाइटल को देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। उसमें वही जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया हमको वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट है। तो टाइटल को ही देखने से टेबल के हम वहीं पे अपने को खुद को स्टॉप कर लेते हैं, नहीं ठीक है, ये डेटा है हमारे काम। डेट, द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ टेबल शुड बी गिवन, डेट होना चाहिए। स्टब और रो डेजिग्नेशन क्या है, ईच रो ऑफ द टेबल शुड बी गिवन अ ब्रीफ हेडिंग, सच डेजिग्नेशन ऑफ रो को कॉल्ड स्टेप, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं कि ब्रीफ हेडिंग रो टेबल को जब देते हैं वही क्या कर रहा है, सच डेजिग्नेशन आर नॉमेनक्लेचर ऑफ रो आर कॉल्ड स्टब और स्टब आइटम, ठीक। एंड द इंटायर कॉलम इज कॉल्ड स्टब। एंड व्हाट इज द कॉलम हेडिंग और कैप्शन, column designation is given on top of the each column to explain to what the figure in the column refer, and it should be clear and precise. Therefore, it is called as a caption or heading. Columns should be numbered if there are 4 or more columns. 4 से अधिक हो तो उसको क्या करना है, उसको नंबरिंग कर देना चाहिए। 4 तक है तो एक ऑप्टिमम साइज है, दैट्स गुड, ठीक है। बॉडी ऑफ द टेबल, द डेटा शुड बी अरेंज इन सच ए वे दैट एनी फिगर कैन बी लोकेटेड इजीली
Various types of numerical variables should be arranged in an ascending order. That is the form left to right in row and from top to bottom in column. Column and row total should be given. जैसा कि हमने पिछले टेबल में देखा है. सोर्स जो होता है नीचे होता है टेबल के. At the bottom of the table, a note should be added indicating the primary and secondary source from which data have been collected. जैसे हम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, तो नीचे हमको वो सोर्स लिखना होगा. डेटा का सोर्स इकोनॉमिक सर्वे कौन सा ईयर है और किस पेज नंबर पे वो टेबल है वो देना. फुट नोट और रेफरेंस क्या है? इफ एनी आइटम हैज नॉट बीन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन टेबल में यदि कुछ चीजें छूट रही हैं, जो कि किसी एक पेज पे जो हम टेबल बना रहे हैं उसमें कुछ चीजें छूट रही हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो हमको ऑथर को या जो पाठक है, ठीक है, जिसके सामने हम प्रेजेंट करना चाहें, एटलीस्ट वो चीजें विजिबल. Therefore, a separate explanatory note should be added at the bottom of the table. मतलब सोर्स के जस्ट नीचे हम फुट नोट और रेफरेंस को रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो चीज उस टेबल में आई नहीं, इसलिए हम यहाँ रखते हैं. Importance of the table. What are the importance? Under the tabulation, data is divided into various parts, and for each part there are total and subtotal. Therefore, relationship between different parts can be easily known. Since the second point of importance is, since the data are arranged in a table with a title and a number, so that they can be easily identified and used for the required purpose. Tabulation make the data brief, therefore it can be easily presented in the form of graphs. हम उसी टेबल के डेटा को यदि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें और एक्सेल में वही रखें और ग्राफ को करें, तो टेबल से जो इंफॉर्मेशन हमको आ रही है उसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. इकोनॉमिक्स में एक फैशन है, टेबुलर फॉर्म देने के बाद भी हम क्या करते हैं, हम उसको फिगर से भी दिखाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि व्हाट द टेबल इज सेइंग इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय द फिगर. ठीक है, तो ये है टेबुलेशन प्रेजेंट द न्यूमेरिकल फिगर इन एन अट्रैक्टिव फॉर्म. जैसे हमने अभी जस्ट हम लोग जितने भी टेबल देखे वो सारे के सारे यही बात रिप्रेजेंट कर रहे थे. टेबुलेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इन टर्म्स ऑफ सिंपल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ द डेटा. हम उसके नेचर को ही देखने से बता देते हैं, नेचर ऑफ डेटा को देखने से बता देते हैं, वेदर इट इज फ्लक्चुएटिंग, वेदर इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जो भी होगा. एंड दिस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द मिस्टेक्स. ठीक है, यदि हम कहीं कोई ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहीं कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो हमको पता चल जाता, मालूम चल जाता कि यहाँ ये दिक्कत है. एंड टेबुलेशन इज यूजफुल इन कंडेंसिंग द कलेक्टेड डेटा. फर्दर टेबुलेशन मेक इट इजी टू एनालाइज द डेटा फ्रॉम द टेबल्स, एंड टेबुलेशन इज अ वेरी चीप मोड टू प्रेजेंट द डेटा. इट सेव टाइम एज वेल एज स्पेस, दोनों. टेबुलेशन इज अ डिवाइस टू समराइज द लार्ज स्कैटर्ड डेटा, so the maximum information may be collected from these table, but there are few limitation of the tabulation as well. Table contain only numerical data, they do not contain the details. हम डिटेल को क्या करते हैं, हम एनालिसिस पार्ट में लेते हैं. ये क्या है, टेबल सिर्फ और सिर्फ किस बात को दिखाते हैं, टेबल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को ही हमको प्रेजेंट करते हैं. डिटेल टेबल से हम नहीं वो करते. डिटेल इज द पार्ट ऑफ द एनालिसिस, एंड क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू द टेबल. हम अल्टीमेटली उसको क्वांटिफाई करेंगे, देन
हम उसको टेबल फॉर्म में रख सकते हैं। टेबल कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट ओनली टू ड्रा कंक्लूजन, कॉमन मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। ठीक है, हम और आप चूंकि चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम और आप चीज़ों को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन मैन, एक ले मैन ये नहीं कर सकता। ठीक, तो दीज आर द पॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट है आप लोग को जो देखना है कि मेथड्स ऑफ द टेबुलेशन। ठीक, तो we will see it tomorrow. Okay, we will study